गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पाठ 10 शीर्षक आत्मा का ताप, इसमें लेखक परिचय और कथा का सार करवाया था, यानी आत्मकथा। आत्मकथा किसकी थी? ये सैयद हैदर रजा की। आज हम उससे संबंधित आपको पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। पहला प्रश्न है, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? यानी कि अकोला में जो ड्राइंग अध्यापक की इनको एक नौकरी की ऑफर मिली थी, इन्होंने वह क्यों स्वीकार नहीं की? अकोला महाराष्ट्र में स्थित है। अकोला एक स्थान है जो महाराष्ट्र में स्थित है। जब लेखक अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र देकर मुंबई पहुंचे, तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। सरकार ने उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की। लेखक बम्बई छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? इसके पीछे कारण था कि बम्बई का वातावरण उन्हें पसंद आ गया था। चित्र प्रदर्शित करने के स्थान, इस शहर में जो लोग उनके मित्र बन गए थे, वे भी सभी उन्हें पसंद करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई थी। इन कारणों से रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की जो ऑफर मिली थी, जो पेशकश मिली थी, उसको अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? पाठ के आधार पर ये तो आपने देखा कि सैयद हैदर रजा ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, बहुत संघर्ष किए, और विशेषकर अध्ययन के क्षेत्र में तो उन्हें एक एक पल गुजारना बहुत कठिन लगता था। कला के अध्ययन के लिए लेखक को बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्रतिदिन 8 घंटे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में काम करता था। फिर अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता था। उसके बाद जेकब सर्कल जाता, जहां उसके भाई के जानकार एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे दिया। टैक्सी ड्राइवर राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए लेखक ने स्वयं ही वह स्थान छोड़कर अपनी राम कहानी एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब को सुनाई। यानी कि उन्होंने किसी अनहोनी घटना को मानते हुए उसके कमरे को छोड़ दिया कि कहीं ये घटना मेरे आने वाले जीवन में या मेरे अध्ययन में कोई रुकावट पैदा ना कर दे। जलील साहब ने उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें सांत्वना दी और अपने पहले आर्ट डिपार्टमेंट में, फिर अपने चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट पर एक कमरा रहने के लिए दे दिया। वहां रहते हुए एक दिन लेखक ने अपने पहले 2 चित्र, यानी कि जो आर्ट गैलरी होती है, कला विभाग, वहां पर उन्होंने उनको प्रदर्शित किया। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। यहाँ से उन्हें थोड़ी आमदनी होती है, जिससे वो अपना खर्चा चलाते हैं। लेखक की मुलाकात वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से हुई। उन्होंने लेखक को काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। यानी कि लैंगहैमर जो थे वो भी इनसे बहुत प्रभावित हुए और इनकी आर्थिक दशा या आर्थिक स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना इनको स्टूडियो दे दिया। लेखक के चित्र और साथ में लेखक के चित्र भी खरीदने लगे। अब लेखक नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट गया। सन 1947 में उसने जे स्कूल में दाखिला ले लिया। अब लेखक नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। बरस कहते हैं वर्ष। रजा ने ऐसा क्यों कहा? यानी कि उन्होंने कहा भले ही कोई घटना 1947-48 में घटी हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा संकट भरे दिन थे। यानी कि इस वक्त इन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली थी।
सन 1947 में भारत देश विभाजित होकर दो टुकड़ों में बट गया। 1948 में एक भारतीय ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। भारत देश में घटित हुई ये दोनों घटनाएं भारतवासियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटनाएं थी। रजा के माता पिता का देहांत भी इन दोनों घटनाओं के आसपास ही हुआ था। रजा ने अपने माता पिता को खो देने के गम के कारण इन सालों को कठिन बरस कहा है। माता पिता के न होने से सभी प्रकार की जिम्मेदारियां लेखक के सिर पर आ पड़ी। रजा के पसंदीदा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे, यानी कि जिनको रजा अधिक पसंद करते थे। उनमें थे शागाल और ब्राक, फिर था मातिश और सेजा, वान गांग और गोगा पिकासो। ये उनके पसंदीदा कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हारे चित्रों में रंग है। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। पहले आधार बनाएंगे, फिर नींव भरेंगे, फिर दीवारें बनाएंगे और फिर उसके ऊपर बीम डालेंगे, छत डालेंगे, तब कहीं मकान जाकर टिकता है। यह बात किसने और किससे कही, यानी कि ये जो लेखक के लिए कहा है यहाँ पर वो वही क्वेश्चन है, यह बात किसने और किससे कही। यह बात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिक ब्रेसो ने रजा के संदर्भ में कही। नंबर 2, रजा पर इसका, ये जो बात उन्होंने कही थी, रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को सुनकर उन्हें कैसा लगा। रजा पर इस बात का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हेनरी कार्तिके ब्रेसो के सुझाव अनुसार लेखक ने सेजो के चित्रों जैसे चित्र बनाने की धुन में अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। लेखक समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होनी चाहिए। सन 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने लेखक की बातों से प्रभावित होकर उन्हें 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दे दी थी। लेखक उस वर्ष फ्रांस गया। जिस प्रकार की ये बात लेखक के लिए गई, अगर कोई और इसको नकारात्मक विचार लेता तो वह आगे नहीं बढ़ सकता और वहीं हार थक कर बैठ जाता। लेकिन इन बातों में जो कटाक्ष था तो वहीं एक सुझाव भी था। लेखक ने इसको कटाक्ष न मानकर एक सुझाव माना और सुझाव मानने के बाद उन्होंने कहा कि जो पिकासो की आगे रचना है हेनरी की, क्यों ना मैं उन जैसी ही रचनाएं वो चित्रकारी तैयार करूं। इस बात को लेकर उन्होंने फ्रेंच में एडमिशन लिया, दाखिला लिया और उस वर्ष वे फ्रांस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते। रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो वे भी एक जाने माने चित्रकार होते। इस बात के पीछे तर्क यह था कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। यदि कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है तो तभी सभी काम हल हो जाते हैं। और लेखक पढ़ाई में होशियार विद्यार्थी था। उसे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन मध्य प्रांत सरकारी छात्रवृत्ति मिली। लेखक परिश्रमी एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, जो एक बार ठान लेते थे उसको पूरा करके छोड़ते थे। जो लक्ष्य निर्धारित करते थे उसके वहां तक पहुंचने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। उन्होंने अपने बलबूते पर ही बम्बई में रहने का निश्चय किया। वे मिलनसार प्रवृत्ति के थे। उनके मित्र लेखक, चित्रकार और कवि लोग थे। वे हर विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने की सामर्थ्य रखते थे। चित्रकला के क्षेत्र में भी उसके परिश्रम प्रतिभा को देखकर उसे सहारा मिलता था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में अगर अपना दम है तो वह अपना रास्ता खुद बना लेता है और मंजिल तक अवश्य पहुंच
जाता है। लेखक के गुणों पर दृष्टि डालते हुए कह सकते हैं कि वे अवश्य ही एक जाने माने चित्रकार थे, क्योंकि हैदर रजा जो थे उन्होंने अभावों में अपना जीवन जिया था और वे आगे कुछ करने का एक मादा रखते थे। इसलिए वो हर संकट को सहन करते हुए, हर कठिनाई को ढकेलते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। अगला प्रश्न है, चित्रकला व्यवसाय नहीं है, अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। चित्रकला सभी व्यक्तियों के पास नहीं होती। चित्रकला सभी व्यक्तियों के पास नहीं होती। कुछ लोग प्रयासों के बावजूद अच्छे चित्र नहीं बना सकते। इसके पीछे कारण यह है कि उनमें कल्पना शक्ति की कमी होती है, उनमें दृढ़ निश्चय नहीं होता। उसी प्रकार यह कला वंशानुगत भी होती है। हमारे वंशज में जो कार्य होता है वह हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। सफल चित्रकार वही होता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही चित्रकारी करता है। चित्रकारी का ये मतलब नहीं कि जो जहाँ से उठाया वो चित्र बना दिया। चित्र के अंदर ऐसा लगे कि मैंने इसके अंदर जान डाली है, प्राण फूके। जब चित्र सामने आता है तो वो कुछ बोलता है। तो ये अंतरात्मा की पुकार है कि अंतरात्मा उस चित्र को कैसा पेश करने के लिए बोल रही है, कह रही है। वर्तमान काल में कला व्यवसाय का रूप धारण कर रही है, यह भी एक सत्य है। भविष्य में भी इसका व्यवसायीकरण ही होगा। आने वाले समय भी कला का एक व्यवसायीकरण ही होगा। लेकिन कला का आधार अंतरात्मा ही है। इसलिए प्रत्येक काल में चित्र तो अंतरात्मा की आवाज पर ही बनेगा, लेकिन इसका जो मूल है वो अंतरात्मा की पुकार ही कहलाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? हम इसका आंसर है हाँ, जब हमारे मन में लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का साहस हो, इच्छा शक्ति, तो हमें लगता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम पहाड़ हिला सकते हैं। आपने देखा है एक मजदूर के अंदर इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वो पहाड़ को फोड़कर रास्ता निकाल देता है, बंजर धरती में अन्न उगा लेता है, खंडरों को साफ करके नए महल बना करके खड़े कर देता है। ये एक इच्छा दृढ़ शक्ति होती है। एक दृढ़ शक्ति की वजह से ही व्यक्ति को अपनी राह चुनने में आसानी होती है। अपने जीवन, इस बात को लेखक ने अपने जीवन की एक घटना द्वारा स्पष्ट किया है। यानी उसने कहा है कि मेरा नाम जैसे वैभव है। +2 के बाद मेरा दाखला NDA में हो गया क्योंकि मैंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। साक्षात्कार में मुझको कहा गया कि आप दाखिले के लायक तभी हो सकते हैं जब अपना वजन कम कर सकते हैं। इसके मुताबिक मेरा वजन 25 किलोग्राम ज़्यादा था। मुझे अपना वजन 15 दिनों में कम करके रिपोर्ट करने को कहा। ये बात मेरे दिल को छू गई और मैंने यहाँ पर सकारात्मक विचारों के साथ इसको अपनाया। मैंने तरल पदार्थ लेना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद 1 चपाती खाता था। मैं किलोमीटर तक की दौड़ लगाता, सुबह शाम सैर करता, कसरत करता, व्यायाम करता। अपने खान पान के ऊपर मैंने कंट्रोल किया। यानी कि मैं सुबह शाम जब सैर करने के लिए साइकिलिंग के द्वारा मैं चलता, 15 दिनों में 25 किलोग्राम वजन कम कर दिया, जो कि एक असंभव कार्य प्रतीत सा हो रहा था। जब मेरा 25 किलो वजन कम हो गया तो मैंने NDA कार्यालय को रिपोर्ट की कि मेरा वजन कम हो गया है। मेरे को बुलाया गया और फिर वहाँ पर मेरा सारा जो प्रक्रिया थी उससे मुझे गुजरना पड़ा, जिसमें मैं फिट हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है और दृढ़ता है, जो लक्ष्य उसने बनाया है उस लक्ष्य को उसने मजबूती से पकड़ रखा है, तो कोई भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं आती और वह अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। अपनी परीक्षा में सफल होना एक
बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको, इस आत्मकथा से आपको भी शिक्षा मिलती है कि यदि दृढ़ शक्ति हमारे अंदर है, कोई हमने लक्ष्य बनाया हुआ है, उस तक पहुंचने में हमें उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मेरे बम्बई पहुंचने से पहले जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। नीचे कुछ वाक्य भी दिए गए हैं, इनको आप पूर्ण करेंगे, आपको आपकी ये पुस्तक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इनको उठा सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, जब तक मैं प्लेटफार्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी। यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, मेरे प्लेटफार्म पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। इस प्रकार यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, आप अपनी पुस्तक के आधार पर इन वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का ताप जो पाठ है उसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं। अभी देखा आपने, ये जितने भी हैं यहाँ पर लेखक को मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे फॉरेनर हैं, यानी कि विदेशी हैं। और विदेशी जो यहाँ पर लिखे हैं उनके सामने एक आगत शब्द का वो लगा हुआ है चिन्ह, ये लगाना बहुत जरूरी होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं उर्दू फारसी भाषा से भी आते हैं, तो उनके नीचे मैंने आपको बताया उर्दू फारसी या अंग्रेजी भाषा शब्द के ऐसे होते हैं तो नीचे नुक्ता लगता है। इसके बारे में आपको मैं एक दिन फिर जब व्याकरण के साथ डिटेल में करवाऊंगी। उसके बाद क्वेश्चन है, आत्म का ताप आत्मकथा में शीर्षक का क्या अर्थ है। आत्म का ताप आत्मकथा के शीर्षक का अर्थ है आत्मा का ज्वर। ताप कहते हैं ज्वर, ज्वर का मतलब बुखार होता है, यानी कि आत्मा का बुखार। लेखक को की आत्मा को बुखार हो गया, उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, जब तक वो लक्ष्य उन्होंने हासिल नहीं कर लिया तो तब तक उनका ताप उतरा नहीं, यानी कि उनका बुखार उतरा नहीं। इस प्रकार उन्होंने हर क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, यानी कि यश प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा विधा हिंदी साहित्य की किस प्रकार की विधा है। ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि यह जो शीर्षक था ये लेखक क्या आत्मकथा, यानी कि उन्होंने आत्मकथा में इसको लिखा था। आत्मकथा विधा में लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का, अनुभवों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा की कला की विशेषताएं लिखिए। सैयद हैदर रजा की कला में उदात्तता थी, उसकी कला में रंगों की व्यापकता और आध्यात्मिकता की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा सराहा गया है। रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहीं की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं, यानी कि उन्हें विदेशों में रहने के बाद भी वहाँ की संस्कृति इन्हें छू नहीं पाई है। और उसके बाद रहने के बाद कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय ही हैं और रहेंगे। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का ताप पाठ द्वारा लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लेखक समाज को यह संदेश देना चाहता है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, बिना परिश्रम किए हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर मनुष्य किसी कार्य के प्रति तन मन धन से समर्पित है तो कठिनाइयां उसके कार्य को संपूर्ण होने से नहीं रोक सकती। आत्मा का ताप लेखक की अपनी जीवन गाथा है, जिसको लेखक ने अपने शब्दों में पिरोया है। लेखक अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा ही समाज को मेहनत करने का संदेश देता है। नंबर 1, लेखक पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट वाला, सैयद हैदर रजा के चरित्र की कौन कौन से पहलू इस आत्मकथा में उजागर हुए हैं। लेखक पढ़ने में बहुत होशियार था, लेखक लगनशील और कर्मठ था, वह आत्मविश्वासी था, वह मानसिक रूप से एक संतुलित व्यक्तित्व था उसका, वह समायोजन का रास्ता अपनाता था,
वह कभी नकारात्मक नहीं सोचता था, हमेशा उसका ध्यान सकारात्मक की ओर रहता था। वह अच्छे और बुरे लोगों की पहचान बखूबी कर लेता था। वह अपनी सुरक्षा करना जानता था, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता था। उसमें सहनशीलता का गुण विद्यमान था। रजा एक प्रतिभाशील व्यक्ति थे। रजा ने भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की आत्मा का ताप कैसे उतरा? मनुष्य को सद्विचारों और सदकर्मों की ओर से जाने वाला मनोभाव आत्मा है। सद्विचारों और सदकर्मों की ओर वे आने जाने वाले तथा मनोभावों का ताप यानी दुख, कष्ट, जलन, इन मनोभावों का कारण दुख है। यह इंसान सदकर्मों की तरफ क्यों नहीं जाता? यह आत्मा नामक मनोभाव तभी शांत होता है जब मनुष्य सत्कर्म करता है। लेखक की आत्मा के ताप ने उसे ख्याति दिलवाई है, यश दिलवाया है। आत्मा का ताप तभी उतरा जब लेखक एक सुप्रसिद्ध चित्रकार बन गया। सैयद हैदर रजा को मिली छात्रवृत्तियों और पदक का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति लेकिन जे स्कूल ऑफ आर्ट में न होने से, उनका दाखिला न होने से सरकार ने वह छात्रवृत्ति वापस ले ली। 1950 में फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति पदक, 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का उन्हें स्वर्ण पदक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के पहले 2 चित्र कब प्रदर्शित हुए? इन चित्रों की प्रशंसा किसने की? ये चित्र कितने रुपए में बिके? लेखक के पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए और वे कला समीक्षक रुडॉल्फ वान लेडेन ने लेखक के चित्रों की काफी प्रशंसा की और वे दोनों चित्र 40-40 रुपए में खरीद लिए। लास्ट क्वेश्चन जो है अंतिम, कला समीक्षक रुडॉल्फ वान लेडेन ने लेखक के चित्रों की तारीफ में क्या शब्द कहे? रुडॉल्फ वान लेडेन ने कहा, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा दिखाई नहीं दी। हाँ, S.H. रजा नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है। इतनी बात सुनकर लेखक गदगद हो जाता है। वह नतमस्तक होकर ये सोचता है कि संघर्ष के बिना हम कुछ नहीं पा सकते। और इस कहानी से बच्चों जो शिक्षा मिलती है वो यही शिक्षा निकलती है कि आप अपनी मेहनत कीजिए, आप अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाइए, कोई संकल्प लीजिए, उस संकल्प के आधार पर आप अपने जीवन की गाड़ी को चलाना शुरू करें। क्योंकि बिना लक्ष्य के तो हमें रास्ता भी नजर नहीं आता, हमें जाना कहाँ है, हमें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, हमारा गंतव्य क्या है। हम ऐसा नहीं है कि जाना तो हमें अपने घर और पहुंच जाएं हम कहीं और। ये हमारी जो है ये गलत दिशा है, क्योंकि हमने पहले लक्ष्य नहीं बनाया कि हमें जाना कहाँ है। इसी प्रकार कवि के मन में जो ये आत्मा का ताप है, ताप मतलब ज्वर, जो उसको बुखार था, वो बुखार था कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को पकड़े हुए ना चलूं और अपने कार्य में सफलता हासिल ना कर लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी प्रकार आत्मा का ताप लेखक का तभी उतरा जब वो एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गए। बच्चों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं, एक एक प्रश्न आपको याद करना है। ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।